तीसरा फॉर्मूला देखिएगा इसका क्या होता है, हाफ, ये रहा बेसिक फॉर्मूला हाफ। अब देखो मुझे क्या करना है, अब मुझे इसमें से देखो, मैंने इसमें देखो फॉर्मूला में ध्यान से देखो स्ट्रेस गायब किया, स्ट्रेस है ही नहीं। एक फॉर्मूला इसी से ऐसा बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ स्ट्रेस होगा, स्ट्रेन नहीं होगा। तो ध्यान से देखो वो कैसे बनेगा, इधर ध्यान दो, ये देखो बच्चे, ये था गामा इज इक्वल टू, मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यहाँ पर मैंने कहा स्ट्रेन जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, स्ट्रेन को हम इधर ले आए, ये देखो तो स्ट्रेन क्या बन गया, देखो स्ट्रेस बाय गामा, क्या बन गया, स्ट्रेस बाय गामा, ये बन गया बेटा। तो यहाँ पर मैं स्ट्रेन को क्या लिख सकती हूँ, ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, स्ट्रेस की जगह पे लिखा था, अब की बार मैं स्ट्रेन की जगह पे लिखा, तो देखो हाफ, इधर ध्यान दो, ये देखो हाफ इनटू स्ट्रेस, ये रहा इनटू स्ट्रेस, और स्ट्रेन की जगह पे देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, स्ट्रेस बाय गामा। तो ये हो जाएगा स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन में गामा, एक स्ट्रेस पहले था एक वहां से आ जाएगा, तो स्ट्रेस का स्क्वायर बाय गामा इनटू। तो ध्यान से देखो एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों, एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें सिर्फ स्ट्रेन है स्ट्रेस नहीं, एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें सिर्फ स्ट्रेस है स्ट्रेन नहीं, और फोर्थ फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो ध्यान से देखो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, और ध्यान से देखिएगा वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। यहाँ से अगर आप काट देंगे, ये देखो मैंने एल से एल काट दिया, तो ये क्या बना, हाफ इंटू एफ इंटू डेल्टा एल इंटू, तो ये फॉर्मूला जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बजाय आप ये याद करोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखो मैं पूरा लिख ही देती हूँ, हाफ इंटू लोड इंटू एलोंगेशन, ठीक है ना, इस तरीके से हाफ इंटू लोड इंटू एलोंगेशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर के जितने भी फॉर्मूले थे सारे लिख दिए, ठीक है जी। हाँ तो ये सारे फॉर्मूले अगर आपको याद है तो बात बन जाएगी। आगे चलिए बेटा, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसके बाद देखिएगा एक टॉपिक आता है जिसको आप क्या बोलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हाफ इनटू फोर्स या लोड, बात देखिए सही है बेटा, फोर्स या लोड इनटू एक्सटेंशन या एलोंगेशन, ठीक है बेटा। ये देखो इसके बाद नेक्स्ट जो आता है ये आता है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, एक कर्व बनाते थे आप, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता था, याद करो कैसा बनता था ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देखो इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, देखो जरा, इधर हम लिखते थे बेटा स्ट्रेस, इधर हम लिखते थे बेटा स्ट्रेस, और इधर हम लिखते थे स्ट्रेन, इधर स्ट्रेस और इधर लिखते थे हम स्ट्रेन, ठीक है ना। हाँ अब ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब कभी भी आप बनाते थे तो किस तरीके से आपको दिखता था, ये देखो बेटा जब आप इसको बनाते थे तो ये पहले ऐसे बनता था, मतलब थोड़ा सा गिर चुका हुआ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद देखो ये कुछ ऐसे जाता था, और उसके बाद आपका ये रैंडम ऐसा, ये ग्राफ अगर आपने पढ़ा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब इसके अंदर से क्वेश्चन आता है, ये बनाना नहीं आएगा, अब देखना जो जो पॉइंट के मैं नाम लिखूंगी ना उन पॉइंट का नाम आपको याद रखना। देखो कौन कौन से पॉइंट, एक पहला पॉइंट जो मैंने लिया है, ध्यान से देखिएगा, ये जो ये ग्राफ बन रहा है, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, इस पॉइंट का नाम मैंने लिखा है ए, और इसका नाम होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब एक एक करके समझाऊंगी भाई ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दूसरा पॉइंट आप इसके बाद जब लेते थे बेटा, ध्यान से देखना, ये ग्रीन कलर से बना रही, इसके बाद आता था यील्ड पॉइंट, क्या आता था, इसको आप बोलते थे यील्ड पॉइंट। इसके बाद कहीं भी आप एक पॉइंट सी लेते थे, उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट डी आता था, सी पॉइंट आपका यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता था, डी पॉइंट ये होता था, डी पॉइंट को आप बोलते थे मैक्सिमम स्ट्रेस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, याद है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ध्यान से देखिएगा इसके बाद एक और पॉइंट आता था बेटा जिसको आप बोलते थे फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट। एक एक पॉइंट समझाते हैं जरा, इन पॉइंट्स के नाम याद रखिए। देखो ये क्या होता था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व,
देखो बेटा थोड़ा ध्यान दो, मेरे पास एकदम नया रबड़ बैंड लेके मैं मार्केट गई और नया रबड़ बैंड लेके आई। अभी उस रबड़ बैंड को मैंने थोड़ा सा से खींच दिया, ये देखो ये थोड़ा सा खींच दिया, जैसे ही मैंने छोड़ा रबड़ बैंड वैसा का वैसा है ना। तो यहाँ पे ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो है यहाँ तक ए पॉइंट तक O टू A जो है OA लिख रही है, ये यहाँ पर आपका अप्लाई होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या करोगे, बॉडी को खींचोगे तो बॉडी जो है वो अपना वापस से शेप और साइज वैसे ही रीगेन कर लेगी। रबड़ को खींचा छोड़ा वैसे ही रबड़ डिट्टो वैसे का वैसा, तो वो अपना ओरिजिनल शेप साइज वैसे का वैसा रीगेन कर लेगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखो, इसके बाद एक पॉइंट आता है, ये देखो बी पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट। तो बी पॉइंट का नाम मैंने लिखा एल्ड पॉइंट। रबड़ को मैंने थोड़ा और खींच दिया, ये देखो। अब अगर मैं यहाँ से डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करूँ तो बॉडी अभी भी अपना शेप साइज वैसे ही रीगेन करेगी, रबड़ वैसा ही बन गया। लेकिन अभी फर्क क्या होगा, यहाँ पर ये मैं लिख रही हूँ A टू B। A टू B क्या होगा, आप नहीं लिख सकते भाई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कि भाई जितना आपका, जैसे आप जब स्ट्रेन बढ़ा रहे तो साथ में स्ट्रेस बढ़ गया। देखो ऐसे आप बोल सकते हैं कि स्ट्रेन इंक्रीज होने से, सुनना, स्ट्रेन इंक्रीज होने से स्ट्रेस भी इंक्रीज हो रहा है, ये बात सही है। लेकिन ये आप जो हुक्स लॉ लगाते थे तो ये यहाँ पर वैलिड नहीं होता। एल्ड पॉइंट जो मतलब A टू B आपका ये जो है ना स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये अप्लाई नहीं होता। O से A आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक आपका कह रहे थे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, बट A टू B एल्ड पॉइंट तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेके और एल्ड पॉइंट यहाँ पर आपका आप नहीं लिख सकते स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हाँ बस ऐसा है कि अगर आप स्ट्रेन इंक्रीज करोगे तो स्ट्रेस इंक्रीज होगा, लेकिन इस तरह से फॉर्मूले का अकॉर्डिंग, मतलब रबड़ अभी भी अपना शेप साइज वापस से रीगेन कर लेते हैं, वैसा ही बन जाता है। अब आपने क्या किया, रबड़ को थोड़ा जोर से खींचते, अब छोड़ो उसको, छोड़ोगे रबड़ थोड़ा ढीला हो गया। रबड़ पहले क्या कर रहे थे, खींच रहे थे वापस वैसे, खींच रहे थे वापस वैसे, अब खींच दिया जोर से। एक बात बताओ, अब छोड़ दो, अब रबड़ ढीला हो गया। देखो रबड़ जाएगी वापस लेकिन थोड़ी ढीली होगी। इसका मतलब अब उस रबड़ की इलास्टिसिटी रिड्यूस करना शुरू होगी। इलास्टिसिटी पहले से कम हो रही है ना, वैसे ही बॉडी अपना शेप साइज वैसे का वैसा रिगेन नहीं करेगी। बात समझ में आई ना। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सुनो, इसका मतलब बी पॉइंट के बाद बॉडी के अंदर क्या बन गया है, एक स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया, एक बन गया परमानेंट स्ट्रेन। इसको बोलते हैं परमानेंट स्ट्रेन या फिर रेजिडुअल स्ट्रेन, रेजिडुअल स्ट्रेन। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि लाइफ टाइम के लिए, अब जब तक आप उस रबड़ को देखोगे ना, वो रबड़ अब उतनी ढीली तो रहेगी, वापस से अब कभी भी वो अपना शेप साइज रीगेन नहीं कर सकती। क्या रबड़ वैसे हो सकती है, वैसे रबड़ बना सकते हो, नहीं बना सकते। इसका मतलब अब उसने अपनी इलास्टिसिटी जो है वो रिड्यूस करना शुरू कर दिया। बी पॉइंट के बाद कहीं पर भी अगर आप देखोगे डी पॉइंट, तो उसकी इलास्टिसिटी अब क्या करती है बेटा, रिड्यूस होती है, और उसके अंदर क्या आ जाता है, परमानेंट स्ट्रेन। अब जिंदगी भर वो रहेगा, वो खत्म नहीं हो सकता, बराबर अब ढील रहेगी। अब डी पॉइंट ऐसा होता है जहां पर आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, पूछता है ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अब सुनना, उसके बाद आता है फ्रैक्चर। अब इसके बाद तो बॉडी टूटेगी ही टूटेगी, अब इसके बाद बॉडी टूटेगी ही टूटेगी। फ्रैक्चर पॉइंट के बाद बॉडी टूटती है, इसके बाद अब उसको ज्यादा खींचोगे ना से, अब तो टूट जाएगी। बात समझ में आई ना। हाँ, तो ये पॉइंट आपको कुछ याद रखना है। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो याद रखना भाई, कभी अगर ऐसा पूछ लो भाई डक्टाइल मटेरियल होते हैं, कुछ होते हैं डक्टाइल मटेरियल और कुछ होते हैं बेटा ब्रिटल मटेरियल, कुछ होते हैं डक्टाइल मटेरियल और कुछ क्या होते हैं ब्रिटल मटेरियल। ये देखो जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं ना, जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं ये अच्छे मटेरियल होते हैं। अच्छे मटेरियल का मतलब है इनका डी एंड ई पॉइंट फार होता है, इनका जो डी और ई पॉइंट फार होता है वो दूर दूर होते हैं। अब इससे अच्छे का क्या मतलब है, अगर डी और ई पॉइंट दूर दूर होंगे तो ये बॉडी बहुत जल्दी नहीं टूटती।
टूटने में टाइम लगता है। इसका मतलब इसका एग्जाम्पल होता है डक्टाइल मटेरियल का वायर्स। वायर जिस भी मटेरियल के बने होते हैं वो डक्टाइल मटेरियल होता है। वायर को देखो जब आप फोल्ड करते हैं तो बहुत जल्दी नहीं, बात समझ में ही ना। हाँ, तो वायर जो है वो आपके डक्टाइल मटेरियल के बने होते हैं। डक्टाइल मटेरियल को मोल्ड करके ही वायर बनते हैं। डक्टाइल मटेरियल को मोल्ड करके ही वायर बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल का क्या रहता है बेटा, ये डी और ई पॉइंट नियर होते हैं। डी एंड ई पॉइंट नियर मतलब ये पास पास होते हैं, और जो ये पॉइंट पास पास होते हैं उसमें क्या होता है, मटेरियल बहुत जल्दी टूट जाता है। वो मटेरियल बहुत जल्दी टूट जाएगा। बात समझ में ना। तो इस तरह के मटेरियल जो है ये डक्टाइल और ब्रिटल आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या आता है बेटा, इसके बाद आते हैं इलास्टोमर्स। बात समझे। इसके बाद क्या आते हैं, इलास्टोमर्स। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जरा मुझे बताने की कोशिश करना इलास्टोमर से। ये देखो उधर स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है। ये देखो सारे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के ग्राफ है। इलास्टोमर के लिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ जो है वो कैसा बनता है, कौन बताएगा? जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। आपके सामने क्वेश्चन है भाई, इलास्टोमर को जो है वो कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी बताइए। ये देखो अर्पित ने एकदम सही लिखा है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का स्क्वायर। बताइए जल्दी। व्हिच ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स इलास्टोमर्स? ये देखो इलास्टोमर्स में आपको याद रखना भाई, इलास्टोमर्स में क्या होता है। इलास्टोमर्स में x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन स्क्वायर। तो यहाँ पर इसके लिए ग्राफ आप खुद बताओ कैसा बनेगा। पैराबोला, ये रहा पैराबोला। आपको ये बताया हो भाई x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y का स्क्वायर है, तो ये इसके लिए जो ग्राफ बनता है कैसा बनता है, पैराबोला, ठीक है ना। तो ये बनेगा, ये लिटरल पैराबोला होता है, ये पैराबोला है, ठीक है जी। हाँ, तो ये बी बन जाएगा। तो ये थे इलास्टोमर्स, ठीक है जी। एक आता है नेचुरल रबड़। सुनना, नेचुरल रबड़ क्या रहता है, उसमें एक स्पेशल फीचर याद है भाई, नेचुरल रबड़ को कभी खींच दोगे तो वापस से अपना शेप साइज वैसा ही रीगेन कर लेता है। कभी भी उसके अंदर परमानेंट स्ट्रेन नहीं आता है। नो परमानेंट स्ट्रेन इन नेचुरल रबड़। नेचुरल रबड़ में कभी भी परमानेंट स्ट्रेन नहीं बनता। अगर नेचुरल रबड़ को आप खींच दोगे तो वो अपना शेप साइज वैसे ही रिगेन कर लेगी। बात समझ में आई? हाँ। It does not retrace its original path. नेचुरल रबड़ कभी भी अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस नहीं करता है। बात समझ में आई ना? हाँ, ठीक है। तो ये यहाँ से मैंने जितना इसमें मतलब मेन था वो सारा का सारा आपको बता दिया। अब इसके क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इसके क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो चलेगा, बताइए जरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज यूनिटी, जीरो, इन्फिनिटी, सम फाइनाइट एंड नॉन जीरो कांस्टेंट। जल्दी बताइए। पूरी पूरी जयमान गुड मॉर्निंग मैम, आज थोड़ा लेट हो गया। नहीं बेटा लेट नहीं होना, लेकिन आपके पास बैक ऑप्शन है, आप पूरी क्लास देख सकते हो, ठीक है ना। हाँ, पढ़ा करो बच्चे, देखो थोड़े दिन रहते हैं, सिर्फ मैक्सिमम मतलब ये लगा लो बस 10 दिन और है ना। कितने कौन सी डेट हो गई आज, 22। तो ये लगा लो आपके 9 दिन ही और 5 दिन वो मतलब लगा के टोटल मिला करके लगा लो कि 14 दिन, 14 डेज आपके है।
बताइए इधर क्या आंसर जाएगा पहले का आंसर बताइए क्या है। तमन्ना देखो सी 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 सारे बच्चे सी 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 इन्फिनिटी, बढ़िया बेटा सी इन्फिनिटी है। अर्पित वर्मा मैम पॉइजन रेशियो बता। ठीक है जी, ये देखो बेटा एक सेकंड रुकिएगा, एक छोटी सी चीज और बता देती हूँ। ये देखिएगा पॉइजन से रेशियो, देखिएगा इसमें ना एक टॉपिक रहता है छोटा सा, पॉइजन से रेशियो। पॉइजन से रेशियो, ये देखो पॉइजन से रेशियो को आप सिग्मा से लिखते थे बेटा, तो पॉइजन से रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं फिर उसके बाद बताती हूँ क्या रहता है। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये देखिए जरा, अब ये लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या रहता है, देखो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का तो आपको याद है भाई, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको याद है, ये होता है डेल्टा एल बाई एल। और लेटरल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है बेटा ये होता है चेंज इन डायमीटर अपॉन में ओरिजिनल डायमीटर, और इसके साथ नेगेटिव का साइन आता है। ये बताती हूँ क्या होता है, सुनना जरा। ये देखो बेटा ये फॉर्मूला तो आपको ऐसे याद करना भाई, सिग्मा जो सिग्मा ये होता है माइनस डेल्टा डी बाई डी अपॉन में डेल्टा एल बाई, ये फॉर्मूला ऐसे याद रखना पॉइजन से रेशियो का। अब देखो ये होता क्या, इधर देखो ये जो है ना आपका, मान लो कोई इस तरह से वायर है, ये देखो ये मेरे पास एक वायर है इस तरीके से, और थोड़ा सा सही बनाना पड़ेगा, इधर ध्यान दो। अब एक बात बताओ, मैंने फोर्स लगा के यहाँ से फोर्स लगाया मैंने और इस वायर को खींच दिया, तो ये वायर जो है वो इलोंगेट हुई, मतलब लंबी हुई। इसको जैसे ही मैंने यहाँ से फोर्स लगा के और इसको खींच दिया तो ये वायर जो वो इलोंगेट हो जाएगी, मतलब लंबी हो जाएगी। देखो वायर की लेंथ जो बढ़ गई, ये एल है और ये डेल्टा एल है, तो टोटल मिला करके ये लेंथ तो बन गई वही एल डैश। लेकिन ध्यान से देखिएगा इसका जो पहले डायमीटर था वो मान लो डी था, क्या अभी भी डायमीटर उतना ही है, बताओ सर। अभी इसका डायमीटर देखो पहले से कम हो गया है, इतना कम हुआ है, जितना कम हुआ उसको हम कहते हैं चेंज इन डायमीटर, इतना कम हुआ। ध्यान से देखिएगा एक बात बताओ, इस पेन को अगर मैं खींच दूं लंबा करूं तो साथ में ये पतला भी तो होगा ना, तो इसका डायमीटर चेंज होता है जब आप इसको इलोंगेट करते, तो चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर दैट इज लेटरल स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है। अब सुनो यहाँ से ना एक चीज और याद रखना, कभी कभार पूछ लेता है ऐसा कि भाई पॉइजन से रेशियो की वैल्यू क्या होती है, रेशियो ऑफ मतलब वैल्यू ऑफ पॉइजन से रेशियो। तो देखो इसकी वैल्यू आपको दो याद रखनी है बच्चे, कौन कौन सी, ये देखो जरा, पॉइजन से रेशियो की दो वैल्यू आपको याद रखनी है। एक होती है थ्योरेटिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन से रेशियो, पॉइजन से रेशियो की जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है क्या होती है, इज ये लिखना जरा 0.5 टू, एक सेकेंड बेटा, थ्योरेटिकल वैल्यूज की क्या थी, एक थी -1 टू 0.5, एक थी प्रैक्टिकल वैल्यू। सुनो जरा बताती हूँ, दोनों बताती हूँ, सुनो। एक होती है प्रैक्टिकल वैल्यू और एक होती है थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो, देखो कैसे याद करनी है, सुनो। देखो पॉइजन से रेशियो की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है, एक से छोटी होती है, पहली चीज तो याद रखिए। वही पॉइजन से रेशियो की जो वैल्यू होती है वो आपकी लेस देन होती है, एक से छोटी होती है। तो प्रैक्टिकल वैल्यू देखो, पहले जो प्रैक्टिकल वैल्यू है पहले ये याद करो, देखो ये होती है आपकी 0 टू 0.5, ये याद रखिए। और जो ये वैल्यू होती है ना थ्योरेटिकल वैल्यू, ये होती है -1 है, ये +1 नहीं है, -1 टू 0.5,
ये देखो, ये दो वैल्यू है। तो मैंने क्या कहा, पॉइसन से रेशियो के पहले याद रखेंगे कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आती है। अब जो प्रैक्टिकल वैल्यू ये आती है 0 to 0.5 और जो थ्योरेटिकल वैल्यू आती है -1 to 0.5, ऐसे आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइसन से रेशियो रहता है बच्चे, ठीक है जी। आगे चले, ठीक है। अब बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दे। बताओ, द यंग्स मॉडुलस ऑफ ए परफेक्टली रिजिड बॉडी इज, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए क्या जाएगी, सुन, परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू जाती है बेटा, ये जाती है आपकी इनफाइनाइट। क्या जाती है, इनफाइनाइट, मतलब सी ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। अगले पे चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल। दो वायर है मेरे पास, दोनों सेम मटेरियल की है। तो एक बात बताओ, अगर मटेरियल सेम है तो क्या सेम होगा, अभी बताया था भाई, दो वायर हैं, दोनों का क्या कहा इसने, लेंथ इक्वल है। भाई दो वायर हैं, दोनों का लेंथ बराबर, ठीक है जी, दोनों सेम मटेरियल की, तो मटेरियल के हिसाब से दोनों का यंग्स मॉडुलस भी सेम होगा, ठीक है जी। वायर ए हैज अ डायमीटर दैट इज थ्राइस एज दैट ऑफ वायर बी। भाई डायमीटर जो है ये अलग अलग है, ध्यान से। If identical weight are suspended from the end, दोनों पे सेम वेट सस्पेंड किया तो फोर्स पे दोनों पे सेम लगा है। तो इसने कहा है कि भाई बताना क्या है, इंक्रीज इन इट्स लेंथ। भाई इनकी लेंथ में कितना इंक्रीज है, इंक्रीज इन इट्स लेंथ का मतलब क्या हुआ भाई, चेंज इन लेंथ बताइए दोनों का क्या आएगा। तो चेंज इन लेंथ बताना हमें, 4 टाइम्स फॉर वायर ए एज फॉर वायर बी, ये लिखा हुआ थ्राइस हाफ फॉर वाई, ये देखो ऑप्शन आपके सामने है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बताओ जल्दी से, कैसे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, जल्दी बताओ। सारे ऑप्शन डी मार रहे हैं, डी नहीं आएगा, अरे आराम करो, डी नहीं आएगा। सुनो आपके सामने करके दिखाता हूं, इधर ध्यान दो, ये देखो मेरे पास एक वायर है ये रही, और मेरे पास ये एक वायर ये रही, इन दोनों का इसने क्या कहा है, इसका लेंथ सेम है, इसका भी लेंथ सेम है, इसका यंग्स मॉडुलस क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है तो इस वजह से दोनों पे फोर्स सेम लगा है, ठीक है जी। लेकिन दोनों का डायमीटर सेम नहीं दिया। उसने क्या कहा है, ध्यान से देखो, ये मान लो आपकी वायर कौन सी है, ये वायर है ए और ये कौन सी है बी। तो ये कहता है वायर ए हैज डायमीटर दैट इज थ्राइस इज दैट ऑफ वायर बी। बी से जो इसका डायमीटर है वो क्या है बताओ जरा। क्लास 6 बेस्ट टीचर से सीखो पढ़ाई का फुल पैकेज। देखो लिखो वायर हैज अ डायमीटर और दैट इज थ्राइस एज दैट ऑफ वायर बी। इसका अगर डी लिखो तो इसका 3D। अब उसने कहा कि भाई इसका चेंज इन लेंथ और इसके चेंज इन लेंथ का जो रिलेशन है वो क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या बनेगा वो पूछे। तो देखो ध्यान से, पहले मुझे ये बताओ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है। तो आप सबको पता है FL अपॉन में A डेल्टा है, यही होता है ना। पहले बताओ। अब देखो मुझे चेंज इन लेंथ निकालना है, तो चेंज इन लेंथ में यहाँ से यहाँ ले आती हूँ, इसको मैं यहाँ ले गई तो ये जाएगा FL अपॉन में A इंटू यंग्स मॉडुलस। ध्यान से देखो। अब देखो फोर्स मेरे पास सेम है, लेंथ सेम है, यंग्स मॉडुलस सेम है, तो डेल्टा L का जो A के साथ रिलेशन है वो ये बनेगा। तो इस हिसाब से एरिया जो होता है, पहले बताओ एरिया क्या है, वायर है। मैंने कहा था ये होता है सिलेंडर, और सिलेंडर का अगर मैं देखूं तो ये जाता है पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखो। अब मुझे ये बताओ डायमीटर के साथ फिर क्या रिलेशन आएगा, पहले बताओ रेडियस क्या होता है। ये देखो रेडियस क्या होता है। रेडियस होता है, ध्यान से देखो, आपको पता है ये रेडियस होता है, मतलब कि d का आप क्या लिख सकते हो, रेडियस क्या है, d/2 डायमीटर का आधा। तो ये लिखेंगे d/2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ पर मैं क्या ये लिख सकती हूँ, डेल्टा L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d का पावर 4। पहले बताओ क्या ये लिख सकते हैं। तो अब ये याद करके चलना है, मैं अगले क्वेश्चन में भी आपको ये सेम फॉर्मूला यूज होगा। तो ध्यान से देखो चेंज इन लेंथ का डायमीटर के साथ जो रिलेशन है वो क्या है। ये देखो यहाँ से दो चीजें आप याद करना, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन में भी इस तरह की चीजें यूज होती है, बेटा यहाँ लिख रही हूँ। ध्यान से पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि चेंज इन लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ डायमीटर। और देखो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा रेडियस के साथ क्या रिलेशन बन रहा है। तो दूसरी चीज आप याद रख के चलिएगा, डेल्टा L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस। ये दो चीजें। अब देखना क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व करता हूँ, हटा दो सब कुछ। अब देखो आपने कहा कि चेंज इन लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d का पावर 4 है ना। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ, इसको बताओ जरा, डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 इज इक्वल्स टू d1 बाय
d2 by d1 और इसका होल पावर 4 है। सही है। तो ये देखो क्या कह रहा था ये कि भाई A का जो डायमीटर है वो है 3D और B का डायमीटर जो है बेटा वो है D। ध्यान से देखो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे डेल्टा L1 अपॉन L2। तो ये क्या जाएगा देखो D1 by D2 मतलब कि D2 है आपका D और ये है 3D और इसकी होल पावर कितनी चली जाएगी ये कटेगा, आप देख रहे हैं ये आ जाएगा। बात समझ में आई ना? कर लेंगे। हाँ इस हिसाब से आप क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। 1 सेकेंड बेटा होल्ड करना है। चलिए समझ में आया बेटा? कर लेंगे। ध्यान से देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है इन आयरन रॉड ऑफ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ये देखिए of 50 mm square stressed by 0.5 mm and a mass of 250 kg is hung from its lower end. Young's the modulus of it. देखो सब कुछ दिया है और आपसे क्या पूछा है जल्दी से बताइए। ये देखो यंग्स मॉडुलस पूछा। तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है अभी आपको FL अपॉन में 8 है। ठीक है जी। अब देखो यंग्स मॉडुलस में अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ तो फोर्स कहीं दिया है न्यूटन में, ध्यान से देखो नहीं दिया, तो इस हिसाब से हम mg लगा देते हैं। ये देखो आपको क्या दिया, लेंथ दिया, लेंथ की वैल्यू हमने 2 रख दी। क्रॉस सेक्शनल एरिया ये आपको दिया 50 mm स्क्वायर, चेंज करना। ये देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको दिया 50 mm स्क्वायर। अब आपको पता है देखो मैंने आपको दो चीजें भाई, ये देखो मिलीमीटर स्क्वायर में, तो हमें एरिया का जो SI यूनिट होता है हमको क्या आता है बताओ। SI यूनिट जो है एरिया का वो क्या आता है, SI यूनिट होता है एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो ये देखो अगर ये मुझे लिखना है तो ये लिख दूंगी 5 ये बचे। ठीक है जी। अब ये स्ट्रेस्ड बाय लिखा है कि स्ट्रेस्ड बाय, तो चेंज इन लेंथ दे दिया, चेंज इन लेंथ का वैल्यू आ जाएगा 0.8 mm। mm का मतलब 3, ये देखो मिली को मैंने चेंज कर दिया मीटर, और ये वैल्यू कितनी दी थी बताओ जरा, 50 into 10 का पावर -3 मीटर्स। और देखो क्या कहता है, तो मास ऑफ 250 kg hung from its load। तो यहाँ पर इसको हम mg लिख लेंगे, तो मास का वैल्यू 250 दिया, g का वैल्यू 10, तो ये 2500। अब देखो निकाल लोगे ना, 2500 into 2 अपॉन में 50 into 10 का -3 into 0.5 into 12 कर लेंगे, हो जाएगा। बताओ जल्दी से, हो जाएगा ना? अगले क्वेश्चन पे चले, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कॉपर ऑफ fixed volume B is drawn into wire of L when this wire is subjected to a constant force F. The extension produced in the wire is a straight line. जल्दी से बताइए इसमें से सोचना, इसने किस करना। उसने कहा है कॉपर है जो कि फिक्स्ड वॉल्यूम लेंथ है L, कांस्टेंट फोर्स F है और एक्सटेंशन है डेल्टा। कौन सा ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है, इनमें से किसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है बताओ सर, इनमें से किसका ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है जल्दी से। अब देखो इसका जो आंसर है वो आप देखेंगे डेल्टा L का जो L के साथ रिलेशन क्या होता है, जल्दी से डेल्टा L का L के साथ रिलेशन क्या होता है। यहाँ पर डेल्टा L का जब हम रिलेशन देखते डेल्टा L का L के साथ रिलेशन जो बनता है क्या बनता है, L स्क्वायर बनता है। आप कहेंगे कैसे, देखो इसके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसके लिए ग्राफ क्या होता है स्ट्रेट लाइन। देखो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला तो FL अपॉन E डेल्टा यही होता है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास एरिया था, इस एरिया को अगर मैं लिखना चाहूँ, वॉल्यूम होता है, दूसरा गलत होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ। तो एक बात बताओ एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम बाय लेंथ। इसने वॉल्यूम की बात की ना, ध्यान से देखो ये बन गया FL और एरिया बन जाएगा V by L और इनटू डेल्टा।
ध्यान से देखो, ये एल ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एफ एल स्क्वायर नीचे जाएगा। ध्यान से देखो, यंग्स मॉडुलस का यहाँ पर जो रिलेशन बना वो बना एफ एल स्क्वायर अप। इधर में इसको ले जाते हैं, देखो इसको इधर ले जाते और इस गामा को इधर ले आते हैं, ये बनेगा डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल स्क्वायर अप। अब देखो डेल्टा एल इज यहाँ पर इसका ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बी 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 फॉर बॉल, पूरी पूरी बी फॉर बॉल, क्या हो जाएगा इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट बिकम्स जीरो डिक्रीजेस इन। जल्दी से बताइए आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या बनेगा। हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी के लिए उसने कहा है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। सुनो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले याद करो ने ये हुक्स लॉ पढ़ा था और उस हुक्स लॉ के अंदर हमने लिखा था भाई हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, लिखा था ना। तो इसने कहा है रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। देखो स्ट्रेस ये रहा और स्ट्रेन में इसके नीचे ले आता, स्ट्रेन इसके नीचे ले आता, तो ये उधर क्या बनेगा, ई। देखो ये रहेगा ई, मैंने क्या कहा था, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब कि प्रोपोर्शनलिटी साइन है कांस्टेंट है। आप इसको लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन का रेशियो क्या आता है, कांस्टेंट, ठीक है ना। हाँ ए ए ए बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आगे चलिए बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 7 सॉल्व करना है, 6 तो नहीं करना, 7 करना, वो लॉन्ग हो आपके हिसाब का नहीं, आपके जल्दी से बताइए। Two wires of the same material having same length are suspended from a ceiling under the same roof, but the ratio of their energy stored per unit is 1:16. Ratio of their उनके डायमीटर का आपको रेशियो, जल्दी से बताइए क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर जो है 7 का आंसर क्या बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के मैंने यहाँ पर अभी एक बार तो इतने सारे जो है फॉर्मूले बताए हैं, बताइए ना कितने, 4। तो चारों फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप बता दोगे मुझे कि भाई आंसर क्या बनेगा। ये देखो चलो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था वो था हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन और इनटू वॉल्यूम। इसने पूछा क्या पहले, इसने कहा 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, दोनों का मटेरियल सेम, तो यंग्स मॉडुलस फॉर्मूला सेम हो और सेम लेंथ भी सेम है, कहता है उस पे सेम फोर्स लग रहा है, सारी चीजें सेम है। द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम 1:16। इसका मतलब उसने कहा भी इसका रेशियो अगर मैं लिखना चाहूँ u1 बाई, इसका रेशियो उसने दिया है 1/16, ये देखो। लेकिन इस फॉर्मूले को अगर मैं फर्दर लिखना चाहूँ तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, डायमीटर के साथ क्या रिलेशन, हाफ स्ट्रेस मतलब फोर्स पर एरिया, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ और पर यूनिट वॉल्यूम को, ठीक है जी। अब देखो ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और ये हुआ हाफ, फोर्स को मैं क्या लिख सकते हैं, एफ लिख दिया, और एरिया क्या होता है बताओ सर। बताया था आपको कि भाई यहाँ पर जब आप इसको लिखोगे तो ये देखिए ये बन जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय, बन जाएगा ना एरिया। एरिया अगर ये बन गया तो इसको फर्दर जब और आगे लिखते हैं तो यहाँ पर जो इसका रेशियो आता है, ये देखो यहाँ पर जो इसका रेशियो आता है ये बनता है, मतलब इसको पूरा सॉल्व करो, दैट इज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट ऑफ दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, सॉरी d का पावर, डायमीटर का पावर। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं u1 by u2 दैट इज इक्वल्स टू d2 by d1 और इसका होल पावर, ये देखो। तो यहाँ से इसका रेशियो दिया है 1/16। एक बात बताओ, जब हम ये d2 by d1 का वैल्यू निकालें तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसकी पावर 1/, ये आंसर जाएगा बेटा 1/2, ठीक है ना। तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1:2, 2:2। ध्यान से, ठीक है ना।
जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, थोड़ा सा पता लगा भाई कैसे क्या 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 हुआ है, कैसे किया है हमने ये, बताओ जरा। एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जब पूरा फॉर्मूला सॉल्व करते हैं तो वहां से हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बनता है, इसके साथ जो रिलेशन बनता है इसे याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूरा है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये बोलिए, ठीक है ना। अच्छा चलिए अब देखो सुनो, ये इसके बाद आपके ये जो जितने भी क्वेश्चन देखो कटे हुए ना ये तो करने नहीं है, और जितने भी नहीं कटे हुए ये करने हैं। आवाज कम आ रही है, आवाज कम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैम एक बार चेक करना कि आवाज कम है, क्योंकि इसका जो देखो ये जो मैंने इसके आगे ये तो मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया, इसका जो आपका सॉल्यूशन है वो काफी लगभग 1 पेज के आसपास है, काफी बड़ा पड़ेगा ये, तो ये नहीं करना है। इसके अलावा जो नहीं कटा हुआ ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन करना है वो वाला आपको करना है, ठीक है जी। हाँ, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ, दोनों जो वायर है वो सेम मटेरियल की है, तो इसका मतलब यंग्स मॉडुलस दोनों सेम है, लेंथ भी सेम है। अब की बार देखो डायमीटर का रेशियो दिया है और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको सामने अभी फॉर्मूला लिखा था आपके सामने U1/U2 दैट इज इक्वल्स टू D2/D1 इसका होल पावर 4, तो ध्यान से देखिएगा आपकी बार रेशियो किसका दिया है, डायमीटर का दिया है, देखो 1:2 दिया है, तो 1:2 ऐसे लिखेंगे आप D1/D2, इसका होल पार करेंगे तो ध्यान से देखना ये बन गया आपका 16:1, तो ये ऑप्शन आपका चला जाएगा डी, डी बन जाएगा बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना, चलिए आगे। हाँ नेक्स्ट देखिएगा बेटा, इसके बाद एक देखो एक क्वेश्चन आता है, भाई इन सारे मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी में क्या रिलेशन है, ये देखो एफ गामा मतलब कि यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, के मतलब कि बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, क्या है मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, चूज द करेक्ट रिलेशन फॉर दीज पैरामीटर, इनके लिए आपको करेक्ट रिलेशन बताना क्या जाएगा, द करेक्ट रिलेशन क्या, जल्दी से बताओ, इनका करेक्ट रिलेशन बनता है बेटा, ये देखो ये रहा एक फॉर्मूला होता है, भाई बल्क मॉडल्स इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी अपॉन में 9 ऑफ मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, ठीक है जी। हाँ तो ये याद रखना है। अभी देखो इसके बाद आपसे रिलेशन पूछा हुआ है, जल्दी से बताइए रिलेशन क्या बनेगा। In materials like aluminium and copper, the correct order of magnitude of various elastic moduli is, भाई एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए कौन से मॉडुलस, सारे मॉडुलस दिए हैं तो तीनों का रिलेशन आपस में क्या बनेगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर जाएगा, बताओ जल्दी से बताओ। देखिएगा एल्यूमिनियम और कॉपर के लिए जो सबसे ज्यादा वैल्यू रहती है किसकी होती है बेटा, वो होती है बल्क मॉडुलस, किसकी होती है, बल्क मॉडुलस, उससे कम बेटा यंग्स मॉडुलस की और सबसे कम शेयर मॉडुलस की। देखिएगा उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर बन जाएगा सी, बल्क मॉडुलस की सबसे ज्यादा, उससे कम यंग्स, सबसे कम क्या शेयर मॉडुलस की, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन जो दिया है, द प्रेशर इन एक्सप्लोजन चेंबर इज 345 मेगापास्कल, ये देखो प्रेशर दिया है, व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ of copper subjected to this pressure, the bulk modulus for copper is 138 gigapascal, उसका वैल्यू पास्कल में भी दिया, जल्दी से बताइए कौन सा फॉर्मूला इसमें लगा है, आपसे परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, पहले तो मुझे ये बताओ कि बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, तो देखो बल्क मॉडुलस को अगर मैं के से लिखूं, जैसे बीटा से भी लिख सकते हैं आप इसको, तो इसका फॉर्मूला सबको याद है कि भाई ये फॉर्मूला जाता है -P अपॉन डेल्टा V, सबको पता है ना ये। अब जल्दी से बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर मैं डेंसिटी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला देखूं तो डेंसिटी होता है मास पर, तो इसको अगर मैं लिख सकती हूँ चेंज इन डेंसिटी पर यूनिट ओरिजिनल डेंसिटी, तो ये जाएगा -डेल्टा V, ये फॉर्मूला बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं किसको क्या लिख सकती हूँ बताइए जल्दी से, मैं यहाँ से अगर इस डेल्टा V/V को लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, A इज इक्वल्स टू P अपॉन, ये देखिए -डेल्टा V/V को लिख सकती हूँ चेंज इन डेंसिटी अपॉन, ये बेटा प्रेशर है, प्रेशर। हाँ तो आपसे पूछा क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, ये देखो प्रेशर आपको दिया है, ये रहा 140, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ कॉपर सब्जेक्टेड टू दिस प्रेशर, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को हम आगे कैसे सॉल्व करें, जल्दी बताओ जरा, जल्दी से बताइए। ये देखो अब यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो बेटा कैसे लिख सकते हैं,
इसको मैं इधर ले आती हूँ तो ये बनेगा डेल्टा रो बाई रो और ये आ जाएगा पी बाई, तो यहाँ से डेल्टा रो की वैल्यू निकल जाएगी। ये फॉर्मूला लगा देना पी बाई के, यहाँ से आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से, प्रोडक्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज, जल्दी बताओ कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस का जो प्रोडक्ट आता है वो क्या क्या आता है। देखो फॉर्मूला आपको लिखवाया था भाई, कंप्रेसिबिलिटी जो ये होता है 1 बाई बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, दोनों का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो देखो इसके इक्वल जाएगा, तो इनका प्रोडक्ट क्या आता है तो ये देखो सर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन नहीं करना, शेयर एंगल जो है इसके थ्रू आपको नहीं पता, नॉर्मली फॉर्मूला आपको बता देते हैं। ये देखिएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर ए मेटल लाइज बिटवीन, पॉइजन रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू क्या जाता है और मिनिमम वैल्यू, देखिएगा जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या जाता है, क्वेश्चन नंबर 15 का जल्दी बताइए। देखो पॉइजन रेशियो कहाँ सुनना, मैंने आपको जो वैल्यू बताया, मैंने आपको कहा था बेटा जो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू मैंने लिखवा था 0.0 to 0.5 और थ्योरेटिकल वैल्यू लिखवा था -1 to 0.5। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू दिखी उसकी अकॉर्डिंग ये नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ध्यान से 0 to 1, 1 से छोटा रहता है, 1 से छोटा रहता है तो आंसर चेंज जाएगा, ध्यान से ये बनेगा, हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा, बताओ जल्दी से। यूनिफॉर्म क्यूब इज सब्जेक्टेड to volume compression if each side is decreased by 1%, then bulk strain, आपसे bulk strain जल्दी से बताओ, अब कैसा निकालें जल्दी से बोलिए। पहले मुझे ये बताओ वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका लेंथ का क्यूब, तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई इज इक्वल टू 3 ऑफ डेल्टा एल बाई एल, ऐसा ही ना। ईच साइड में कितने का डिक्रीज दिया, एक का दिया है, तो 3 into 1% अगर आप लिखेंगे तो क्या आया 3%, और 3% का मतलब होता है बेटा 3/100, मतलब कि 0. ये डी आंसर आपका आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया, मटेरियल हैज पॉइजन 0.50 if a uniform rod of it suffers a longitudinal strain of 2-3, then the percentage change in volume। देखो पॉइजन से रेशियो दिया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दिया है और परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम दिया है, ऐसा फॉर्मूला जो हमने लिखा था, सुनो लेट हमने जो फॉर्मूला लिखा था पॉइजन से रेशियो का, ये फॉर्मूला हमने लिखा था माइनस डेल्टा डी ई और अपॉन में डेल्टा एल बाई, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, क्यों, देखो इसने परसेंटेज चेंज वॉल्यूम लिखा, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम जो कभी भी पूछता है तो बेटा इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखो वो फॉर्मूला आपको याद करना है। सुनो एक फॉर्मूला होता है बेटा चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल, ये होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, और ये लिया जाता है 1 - 2 सिग्मा, ठीक है ना। हाँ ठीक है कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर बस क्या क्या करना है आपको, अब उठा करके उस वैल्यू लिखाना, जब आप डेल्टा वी बाई वी निकाल लेंगे तो डेल्टा वी बाई वी को मल्टीप्लाई कर देंगे, से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। हाँ चलिएगा बेटा आज की क्लास जो है इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए आप कल सेम टाइम पे आप जुड़ जाइएगा। एक बार ये क्वेश्चन जो हम अलग अलग से लेके जितने बच गए हैं उनको पीपीटी के फॉर्म में जो कन्वर्ट करके फिर आपको एक एक करके और थोड़ा स्पेस मिल जाएगा तो फिर आपको सॉल्व करो, ठीक है जी। तो इसके अलावा और बचे हैं, ठीक है हो जाएगा। अभी जो है जितने हो गए ठीक है, जितने बाकी बचे वो पीपीटी के फॉर्म में जो थोड़ा स्पेस मिल जाएगा तो अच्छे से कर सकते, कोई दिक्कत, ठीक है। तो चलिएगा आज की क्लास इतनी करते हैं, कल जो है नेक्स्ट क्लास में जो है इसी टाइम पर फिर से मिलेंगे।